हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्ज़ाम मास्टर। आज हम लोग अपने प्रवक्ता परीक्षा 2016 गृह विज्ञान के प्रश्न को हल करेंगे। और आज का पहला प्रश्न है, चलचित्र किस प्रकार का विस्तारण शिक्षा विधि है। तो मतलब ये पूछ रहा है कि किस प्रकार की विस्तारण शिक्षा विधि है। वाचन और दृश्य की, वाचन दृश्य की और सुनना। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा कि दृश्य की। तो ये हम देखते हैं किसकी विधि है, तो दृश्य की। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो जो चलचित्र है वो दृश्य का विस्तारण शिक्षा विधि है, और ये जो है शिक्षा के दृश्य साधनों के उपयोग के द्वारा सिखाया जाता है, और वे 25 से 30% अधिक सीखते हैं। तो अगर हम दृश्य साधन से सीखते हैं तो कितना, 25 से 30% अधिक सीखते हैं अपेक्षा की सुनने के। ठीक है, अपेक्षा की सुनना। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है चलचित्र मतलब मूविंग पिक्चर्स, ये किसका विस्तारण शिक्षा विधि है, तो ये दृश्य के। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाता है। दूसरा प्रश्न है, रोगों की रोकथाम और स्वास्थ्य का संवर्धन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। रोग है दवा, प्राथमिक दवा, रोकथाम दवा, आधुनिक दवा। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोकथाम दवा। रोगों की रोकथाम और स्वास्थ्य का संवर्धन का प्राथमिक उद्देश्य मतलब कि रोग ज़्यादा ना बढ़ पाए, और स्वास्थ्य का संवर्धन मतलब स्वास्थ्य और अच्छा हो, तो उसका प्राथमिक उद्देश्य उसका क्या है, उसका रोकथाम दवा। तो यहाँ पर जो रोकथाम दवा मतलब आपकी प्रिवेंटिव मेडिसिन से इसका मतलब है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, काली खांसी से होता है, मतलब काली खांसी जो है ये हमारी, ये किससे होती है। तो काली खांसी हमारी बी पर्ट्यूसिस, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ये करेक्ट हो जाता है, बी पर्ट्यूसिस से होती है। यहाँ पर बी का मतलब क्या है, बार्डेटेला पर्ट्यूसिस बैक्टीरियम के द्वारा होती है। किसके द्वारा, बार्डेटेला पर्ट्यूसिस बैक्टीरियम के द्वारा होती है। और इसका उद्भव काल के बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। उद्भव काल इसका 1 सप्ताह से 2 सप्ताह तक का होता है। और इसमें होता क्या है कि बहुत ज़्यादा खांसी आती है, और खांसते खांसते रोगी को उल्टी जैसी आने लगती है। आँख नाक से पानी भी इसके सिम्टम्स हैं, आँख नाक से पानी भी आने लगता है, और खांसते खांसते मुंह लाल हो जाता है। अगला प्रश्न है, अन्य गैसें जो न्यून मात्रा में वायु में होती हैं, आर्गन, नियान, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसमें पूछ रहा है कि जो ट्रेस आपकी गैसें हैं मतलब कम गैसें हैं वो कौन कौन सी हैं। आर्गन, नियान, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड। अमोनिया भी नहीं है और सल्फर डाइऑक्साइड भी नहीं है। ये सल्फर डाइऑक्साइड जो ये है ये हमारी किसी SO2 NO2 किसमें, हमारे एसिड रेन वाले में ये आता है। ठीक है, तो आर्गन और नियॉन ये कौन सी 2 गैसें हैं जो कि हवा में न्यून मात्रा में है, जो आपके ऑप्शन में दी हुई हैं। अगर हम आर्गन का प्रतिशत देखें तो आर्गन का प्रतिशत हमारे वायुमंडल में 0.93 है, और नियॉन का प्रतिशत होता है हमारा 0.0018। क्या होगा, 0.0018। यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि मुख्य गैसों की अगर मैं बात करूँ, तो अगर बात करती हूँ कंपोजिशन की, तो जो मेन है वो हमारा नाइट्रोजन हमारा कितना है, 78.03%। ठीक, ऑक्सीजन की बात हम करते हैं तो हम इसको मोटा मोटा 21 ही मान लेते हैं, लेकिन अगर आ जाए तो 20.99, इसका मतलब 21% के लगभग है, बिल्कुल 21% है ही। ठीक, ये हमारा ऑर्गन हो, ये हमारा ऑक्सीजन हो गया। ऑर्गन मैंने अभी बताया आपको 0.93। कार्बन कितना होता है, 0.03। कार्बन कितना हो जाता है, 0.03 हो जाता है, और ऑर्गन जिस इसमें दिया हुआ था 0.93 है। ओके, तो अगला है हमारा प्रश्न, कृत्रिम वायु आवागमन अधिकतर जैसे स्थानों पर पाया होता है। तो कृत्रिम वायु आवागमन जो है, आर्टिफिशियल जो हमारा वेंटिलेशन है, वो किस स्थानों पर, तो सार्वजनिक हॉल में होता है, हाँ होता है। सिनेमा हॉल में होता है, हाँ होता है। और कारखानों में होता है, तो हाँ होता है। बस अड्डे पर नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दिया हुआ था, यहाँ पर इस प्रश्न में दिया नहीं है, 1 2 3 या 1 2 3 सही इस तरह से दिया हुआ था। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 2 3। सार्वजनिक हॉल, सिनेमा और कारखानों में कृत्रिम वायु आवागमन होता है। अगर पूछता कि कृत्रिम वायु आवागमन किन स्थानों में नहीं पाया जाता है, तब करेक्ट आंसर आपका डी बस अड्डा होता है। तो यहाँ पर पूछा है तो 1 2 3 पहला, दूसरा और तीसरा, ये क्या हो जाएगा, हमारा वैकल्पिक प्रश्न था ये, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा
EPA को विस्तारित करें। EPA क्या है भाई? एसेंशियल लेपेंटेनाइक एसिड, इकोसापोल्मेटिक अम्ल और इकोसापेंटेनिक अम्ल और इकोसापेंटेनाइक अम्ल। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आंसर नंबर सी, इकोसापेंटोनिक अम्ल। ठीक है, तो ये है क्या है? इकोसापेंटोनिक अम्ल एसिड। ठीक, ये अच्छा, ये होता क्या है इकोसापेंटेनिक एसिड? ये जो है ये हमारा ओमेगा 3 फैटी एसिड है। कौन सा है? ओमेगा 3 फैटी एसिड है, जो कि इसमें किस में पाया जाएगा? ये हमें मिलेगा कि जो ठंडे जल में पाई जाने वाली फैटी फिशेस जो होती हैं वो होता है किसमें? इसमें ओमेगा 3 में ये होता है। ठीक है, तो ये पाई कहाँ से जाती है? जो हमारी फैटी फिश है उसके अंदर ये पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो एसिड है ये किसका मतलब कि स्रोत है? ओमेगा 3 फैटी एसिड का। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, स्तन दूध में छाछ कैसीन अनुपात आरंभिक स्तनपान में होता है। तो स्तन दूध में शुरू में कितना होता है केसीन का अनुपात? तो केसीन का अनुपात, इसको हमेशा आप याद रखेंगे, 90:10 का होता है। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था के दौरान वांछित ICMR क्या है? तो गर्भावस्था के दौरान वांछित ICMR हमारा होता है 35 मिलीग्राम पर डे। अगला प्रश्न है, जिंक फॉस्फाइड एक जहर के रूप में के लिए प्रयुक्त होता है। तो जिंक फॉस्फाइड किसके लिए प्रयुक्त होता है? दीमक, तिलचट्टा, चूहे, घरेलू मक्खी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? चूहे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाता है। एक जहर के रूप में किसके लिए? रैट को मारने के लिए जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, 6 वर्ष से कम आयु के बालक, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताएं, किशोर लड़कियां किसकी लाभार्थी हैं? कौन सी वो योजना है जिसकी वो लाभार्थी हैं? तो यहाँ पर इसका है मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, बालवाड़ी भोजन कार्यक्रम, एकीकृत बाल विकास सेवा और जवाहर रोजगार योजना। तो यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि ये है जो आपकी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, तो ये इसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं और इसका मतलब शुरुआत इसकी कब हुई थी? तो ये कब? 1975। ठीक है, ICDS 1975। ठीक, फिर इसके बाद ये कह रहा है कि किशोर लड़कियों ये कौन सी योजना है? तो इसी योजना के तहत होंगी। इसमें इसका उद्देश्य ही क्या था? 0 से 6 वर्ष के बालकों के स्वास्थ्य स्तर में सुधार करना, बच्चों की पोषण स्तर में सुधार करने, बाल मृत्यु की समस्याओं को कम करना दूसरा उद्देश्य हो गया। और तीसरा उद्देश्य था बच्चों को 6 जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करना। तो ये 3 तरह के काम हो गए जो इसका मेन जो उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, एक बालक चलने दौड़ने जैसी गतिविधियों के दौरान नियंत्रण कर पाता है। जब वो चलने और दौड़ने जैसी गतिविधियों पर नियंत्रण करता है, मतलब वो गिरता नहीं है, वो चलते चलते रुक सकता है। ये नहीं कि अचानक से कोई सामने आ गया तो गिर पड़े। 1 से 2 वर्ष, 7 से 8 वर्ष, 2 से 3 वर्ष, 4 से 5 वर्ष। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 4 से 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी क्या है? यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जो क्रियात्मक विकास की चरम सीमा पर पहुँचकर बालक चलना सीखता है, जो उसकी मोटर डेवलपमेंट स्किल है, जब वो पूरी तरह से परिपक्व हो जाती है तब बच्चा चलना सीखता है। और चलने की क्रिया पांवों से प्रारंभ नहीं होती, परंतु ऊपरी धड़ तथा भुजाओं की मांसपेशियों से प्रारंभ होती है। आप जानते हैं ना, पहले क्या घुटने के बल चलता है, हाथों का प्रयोग करता है, फिर जब वो अपनी बॉडी को पूरा बैलेंस कर लेता है तब वो चलना स्टार्ट करता है। अगला प्रश्न है, जल के शुद्धिकरण की भौतिक विधि क्या है? उबालना, तनुकरण, अवसादन, उपचयन। तो हम सभी जानते हैं जल के शुद्धिकरण की भौतिक विधि क्या है? उबालना है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाता है, क्योंकि क्या होता है, बॉइलिंग करने से उसके कीटाणु मर जाते हैं। और जैसे भी जब हमने कोई संक्रमण रोग होता है, जैसे हैजा है, पेचिस, टाइफाइड, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो क्या होता है, कहा जाता है ना कि आप उबाल कर पानी पीजिए। तो क्या होता है, उबाल कर पानी पीते हैं। और जल का फॉर्मूला आपको पता ही है, H2O। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, ग्रेन्युलोसाइट हैं क्या है? न्यूट्रोफिल्स हैं, इओसिनोफिल्स हैं या बेसोफिल्स हैं?
तो एसिनोफिल्स और बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर ये जो तीनों चीज़ें जो हैं वो ग्रेन्युलोसाइट के अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और ग्रेन्युलोसाइट है क्या? ग्रेन्युलोसाइट क्या है? ये एक प्रकार की क्या है? WBC है। क्या है? WBC है। और इसके अंतर्गत एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स आपके और न्यूट्रोफिल्स आते हैं। ठीक है। तो जो ये न्यूट्रोफिल्स है ये क्या करता है? WBC का 65 से 70% हमला करने वाले बैक्टीरिया पर हमला कर देता है। ठीक है। न्यूट्रोफिल्स मतलब ये लड़ाई करने का कार्य करता है। और जो ये आपके हैं लिम्फोसाइट्स, इसमें लिम्फोसाइट्स अलग से एक तरह की WBC वो भी है। तो वो क्या करती है? वो एंटीबॉडीज़ को उत्पन्न करती है। तो वैसे अलग अलग सबके काम है। बेसोफिल्स जो है वो थक्का रोधी तरल जिसे हिपैरिन कहती हैं। हिपैरिन से क्या होता है? हमारे बॉडी में क्या क्लॉटिंग नहीं होती, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती, वो हिपैरिन के कारण ही होती है। ठीक है। जैसे फाइब्रिन क्या करता है? रक्त का थक्का जमाने के काम आता है ना, उसी तरह से हिपैरिन जो है ये जो हमारे शरीर में जो ब्लड है उसको तरल मात्रा में बनाए रखता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, फाइब्रोनोजिन कोई फाइब्रिन में बदल देता है। कौन बदल देता है? तो हम लोगों ने इतने दिनों से पढ़ रखा है क्या? थ्रोम्बिन जो है वो फाइब्रोनोजिन को फाइब्रिन में बदल देता है, जिससे क्या होता है? जहाँ पर भी घाव होता है वहाँ पर एक जाल सा बन जाता है और क्या हो जाता है? ब्लड की क्लॉटिंग होना शुरू हो जाती है और ज़्यादा ब्लड नहीं बह पाता है। अगला है ये डिग्लूटिशन की प्रक्रिया। ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। ये और भी परीक्षाओं में देखा गया है कि डिग्लूटिशन की प्रक्रिया जो है वो क्या है? वो क्या है? हमारी निगलना। ठीक है। जब किसी चीज़ को हम खाते मतलब निगलते हैं खा करके, तो वही क्या है? उसी को हम क्या कहते हैं? डिग्लूटिशन की प्रक्रिया कहते हैं, मतलब निगलने की प्रक्रिया कहते हैं। पाचन की प्रक्रिया की यांत्रिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा संपन्न होती है और मुख गुहा के द्वारा दो कार्य जो हैं वो भोजन का चर्वण और निगलना, ये दो काम मुख के द्वारा किए जाते हैं। मतलब भोजन को चबाते हैं और क्या करते हैं? डिग्लूटेशन करते हैं, च्यू करते हैं और फिर उसके बाद उसको निगल देते हैं। ठीक। अगला है पुनर्जीवक के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे फिर से जीवन के लिए क्या चीज़ है? रक्ताधान, कृत्रिम श्वसन, डायलिसिस और अतिछनन। तो ये यहाँ जो आर्टिफिशियल आपका है श्वसन का, ये किसके द्वारा उत्पन्न, मतलब ये क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है? तो ये जो है ये आपके कृत्रिम श्वसन के द्वारा होती है। लेकिन कृत्रिम श्वसन कब किया जाता है? ये रोगी की हालत जब खराब होती है तब क्या उसको लगातार कृत्रिम श्वसन देते रहते हैं। मरने के बाद कृत्रिम श्वसन का कोई काम नहीं होता है। तो जो पुनर्जीवक लिखा है उसके लिए प्रयुक्त होता है, तो उसके लिए क्या होता है? कृत्रिम श्वसन प्रयुक्त होता है। अमाशय में पेप्सिनोजन को सक्रिय कौन बनाता है? एक्टिव कौन करता है? अमाशय की बात हो रही है तो यहाँ से आप जान लें कि कौन एक्टिव करता है पेप्सिनोजन को। वो करता है आपका पेप्सिन, HCl, रेनिन, एमाइलेज। तो इसमें देखेंगे जो हमारा बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर जो HCl है वो अमाशय में पेप्सिनोजन को सक्रिय करता है। और HCl क्या करता है? भोजन के माध्यम को कैसा बनाएगा? क्षारीय या अम्लीय? तो ये भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है। और जो बैड बैक्टीरिया, जो टॉक्सिक बैक्टीरिया हमारे में खाने के साथ में चले जाते हैं उनको भी किल करने का कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन उदर आंत्र नलिका का भाग नहीं? उदर आंत्र नलिका मतलब कि पेट में जो हमारी आंत वाली नलिकाएं हैं, चाहे वो छोटी आंत या फिर बड़ी आंत हो, उसका भाग नहीं बनाता। कौन इसका भाग नहीं बनाता है? यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय, ये सभी। तो हम जानते हैं कि यकृत भी ऑर्गन, पित्ताशय भी ऑर्गन और अग्नाशय भी ऑर्गन है। तो ये छोटी सीकम, कोलन, ये सब हैं, ये जो हैं जो कि हमारे आंत्र का भाग है, ये सब भाग नहीं, ये सब तो अलग अलग ऑर्गन्स हैं। और जो हमारे शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है उसका क्या नाम है? यकृत है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है? ये सभी। तो यहाँ पर सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संद्राव हार्मोन का उदाहरण है। संद्राव हार्मोन का उदाहरण कौन है? इंसुलिन, इपिनेफ्रिन और ग्लूकागॉन, ये सब नहीं है। कौन है? एस्ट्रोजन है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये 3 हार्मोन होते हैं जो कि स्त्रियों में होते हैं, जिसको कि आपका ये
एंड्रोजन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये तीन क्या है, लिंग हार्मोन का समावेश होता है और इनका वो जनन तथा इसी से क्या जनन एवं लैंगिक विकास होता है। ये हिंदी में लिखा हुआ है इसलिए थोड़ा कंफ्यूज आप हो सकते हैं, तो इंग्लिश वर्जन की तरफ जाएं जब भी आपको कोई कंफ्यूजन हो। अगला प्रश्न है, स्पर्मेटिड से शुक्राणु में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो हम लोगों ने इसको पढ़ा है कि ये जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, ये कहलाती है स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है। और शुक्राणुओं का निर्माण जनन एपिथीलियम की कोशिकाओं के विभाजन से होता है। किससे होता है? एपिथीलियम कोशिकाओं के विभाजन से किसका निर्माण होता है? शुक्राणुओं का होता है। और शुक्र जनन क्रिया के गुणन, वृद्धि एवं परिपक्वन की तीनों अवस्थाएं होती हैं। तो यहाँ पर बस ये पूछा है कि स्पर्मेटिड के शुक्राणु में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जो स्पर्म्स होते हैं उसमें से शुक्राणुओं में परिवर्तन जो होता है उसकी क्रिया क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है स्पर्मियोजेनेसिस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक शुक्राणु कोशिका से कितने शुक्राणु बनते हैं? तो एक शुक्राणु कोशिका से कितने शुक्राणु बनेंगे? 4। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाता है 4। कितने शुक्राणु? 4 शुक्राणु बनते हैं। और ये जो है वृषण की कोशिकाओं द्वारा नर युग्मक अर्थात शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणुओं के उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होता है। ठीक है। उत्पादन के लिए जो हमारा शरीर का ताप है उसके उत्पादन के लिए आवश्यक ताप जो है वो शरीर के ताप से कम होता है, इसीलिए अलग सी जगह है जहाँ पर शुक्राणुओं का मतलब ये बनते हैं। अगला प्रश्न है, अंडोत्सर्जन के बाद बचे हुए ग्रेन्युलोसा और थीका इंटरनल कोशिकाएं बनाती हैं। ये क्या चीज़ बनाती हैं? तो ये कार्पस ल्यूटियम का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण? कार्पस ल्यूटियम का निर्माण करती हैं। तो अंडाणु के परिवर्धन के साथ साथ गर्भाशय में भी परिवर्धन होता है। जब आप ये पूरा प्रक्रिया पढ़ेंगे प्रेगनेंसी वाली तो उसी समय आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कार्पस ल्यूटियम, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। और अंडाशय द्वारा अंडाणु की निर्मुक्ति को क्या कहते हैं? एवोल्यूशन कहते हैं। अगला है, केंद्रक को कोशिका द्रव से अलग करता है। केंद्रक छिद्र, केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म। तो ये हम सभी जानते हैं, आंख बंद करके आंसर लगा दीजिए। कौन अलग करता है कोशिका द्रव्य के साथ से? तो इसको केंद्रक झिल्ली अलग करती है। ठीक है। और ये चारों ओर मतलब एक कला से घिरी हुई होती है जिसको हम क्या कहते हैं? केंद्रक कला कहते हैं। और ये कैसी होती है? अर्धपारगम्य है। ठीक है, अर्धपारगम्य होती है। अगला प्रश्न है, कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषित करता है पैरोक्सोम, राइबोसोम, केंद्रक और पुटिका। जब प्रोटीन की बात आ जाए आंख बंद करके किस पे लगा दीजिए आप? राइबोसोम। तो राइबोसोम जो है वो कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण करती है। तो इसका मुख्य कार्य क्या है कि प्रोटीन जो राइबोसोम है इसका मुख्य कार्य ही है कि प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में भाग लेना है। इसलिए राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोम कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र होते हैं। इनको प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं उसी तरह से इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। डीएनए में उपस्थित होते हैं, क्या क्या उपस्थित होते हैं? केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी उपकरण। जी नहीं, गाल्जी उपकरण इसमें नहीं उपस्थित, बल्कि केंद्रक एवं माइटोकॉन्ड्रिया दोनों इसके अंदर उपस्थित होते हैं। ठीक। तो अगर हम बात करें कि डीएनए, केंद्रक और मतलब यहाँ पर जो है क्या क्या उपस्थित है? तो केंद्रक। तो डीएनए केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित रहता है। और केंद्रक में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? केंद्रक की बात मैं कर रही हूँ। यहाँ पर आपके केंद्रक में क्या क्या पाया जाएगा? प्रोटीन पाया जाता है। कितना? 70%। नोट कर सकते हैं आप। प्रोटीन 70%, फॉस्फोलिपिड 3 से 5%, फॉस्फोलिपिड 3 से 5% हो जाएंगे। और डीएनए 10%। डीएनए कितना हो जाएगा? 10%। और आरएनए आपका हो जाए, जैसे कोई चीज़ जल्दी में अगर छूट जाती है तो आप फिर से वीडियो को पीछे ले जा करके देख सकते हैं। आरएनए कितना? 2 से 3%। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ क्योंकि लिखा बहुत साफ नहीं है। प्रोटीन कितना? 70% और फॉस्फोलिपिड 3 से 5%, डीएनए 10% और आरएनए 2 से 3%। अगला प्रश्न है, लार में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत होती है?
96%, 43.7%, 99.27% और 45%। तो यहाँ में पानी की मात्रा कितनी होती है? 99.27%, क्योंकि अब लार में देखते होंगे तो पानी ही पानी होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है हमारा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, और अगर इसका पीएच मान लार का अगर पूछ लिया जाए तो कितना होता है? 6.8 होता है। यह हल्की अम्लीय होती है तथा पीएच मान इसका कितना होता है? 6.8 होता है। और हमारे जो मुंह में है वो 1.5 लीटर से यह 1.5 लीटर या 1500 मिलीलीटर लार का श्रावण होता है। कितना पर डे? रोज अगर पूछ लिया जाए प्रश्न तो यह आप जानते रहिए, इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। एक सामान्य वयस्क में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? तो एक सामान्य वयस्क में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर तक होती है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा 7% होती है। रक्त एक क्षारीय विलयन है और रक्त का पीएच मान कितना है? 7.4 होता है। अगला प्रश्न है, एक वस्त्र का सबसे प्रबल दृश्य तत्व को दूर से देखने वाली चीज क्या है? रेखा, रंग, संरचना या रूपरेखा? तो जो सिलुएट है, जो हम दूर से देखते हैं और उसका शेप पता चलता है किसी चीज का, जैसे मान लिया किसी ने कोई ड्रेस पहन रखी है और कुछ पता चले चाहे ना पता चले, हमें क्या उसका सिलुएट पता चल जाता है कि उसने किस तरह की ड्रेस पहन रखी है। ये जो है रूपरेखा हमको दूर से ही नजर आ जाती है। सॉरी। बाटिक टाई और डाई और इकत छपाई के प्रकार हैं क्या? ब्लांक छपाई, प्रतिरोधी छपाई, शोधन छपाई, वर्णक छपाई। तो जब भी बात करते हैं बाटिक टाई और डाई और इकत छपाई की, तो ये रेसिस्ट डाई मतलब प्रतिरोध छपाई के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो रेसिस्ट डाई इसमें क्या होता है? अक्सर जो सफ़ेद कपड़े रहते हैं उसको वस्त्र के भाग पर जहाँ छपाई नहीं की जाती है वहाँ पर क्या कर देते हैं? वहाँ पर कोई अवरोध उत्पन्न कर देते हैं। उसमें अवरोध में आपका मोम, पैराफिन, रेजिन, धागा कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो अवरोध किसी प्रकार से उत्पन्न करना है, तो ये सब रेसिस्ट डाई के अंतर्गत आते हैं। और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, नमदा धागे से नहीं बनता बल्कि किससे बनता है? ये ढीले रेशों के द्वारा, फीते के द्वारा, साटिन के द्वारा, सजाफ के द्वारा। किसके द्वारा? ढीले रेशों के द्वारा बनाया जाता है। अच्छा, नमदा होता क्या है? अगर मैं पूछूं कि नमदा होता क्या, ढीले रेशे या लूज फाइबर आ जाए तब भी वही होगा। ठीक है, लूज फाइबर के द्वारा बनता है। ठीक, तो यहाँ पे नमदा जो है ये क्या, ये फर्श पर बिछाया जाता है। ओके, तो इसी के साथ मैं आज अपना वीडियो ख़त्म करती हूँ। और वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय।